दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। साथियों, एक बार फिर दोबारा से आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ में। आज का मुद्दा थोड़ा सा अलग है, हमारे भारत का नहीं है, फॉरेन कंट्री से मुद्दा आता है। लेकिन ये कहानी लगभग 55 और 60 साल के पहले की है। उस टाइम वहाँ पे हुआ क्या कि वो पूरा क्रेज में चल रहा था, न्यूज़ पूरा, है ना, सोशल मीडिया हो या टीवी चैनल के माध्यम से पूरा क्रेज में था, पूरा ट्रेंड में था मामला। एक मामला ऐसा हुआ, वेस्ट जर्मनी का ये मामला है कि ये मतलब दुनिया के इतिहास में पहला ही मामला देखने को आज सुनने को मिलेगा आप लोगों को। इसमें सवाल खड़े होते हैं हमारे या किसी भी देश के जुडिशल सिस्टम के ऊपर, कानून के ऊपर। और कहीं ना कहीं जब हमारे देश में हम खुद के ऊपर देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि जब हमारे साथ कोई घटना हो जाती है और थाने में या कोर्ट कचहरी का जो भी कोई मामला होता है, उसमें अक्सर लोग पैसे वैसे, क्योंकि सामने वाली पार्टी अगर मजबूत है तो पैसे वैसे दे करके केस को कमज़ोर करने का काम करते हैं। कई बार क्या होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है वो उतना पैसा खर्च नहीं कर पाता, तो कई बार उसके केस को कमज़ोर कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं घुमा फिरा के गलती उसी की साबित कर दी जाती है। जब किसी के साथ इस तरह की घटना होती है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आदमी परेशान हो जाता है और मजबूर भी हो जाता है एक ऐसा कदम उठाने के लिए जो हो सकता है सामाजिक तौर पे ठीक ना हो, क्योंकि कानून को हाथ में लेना भी एक तरह से कहें तो अपराध ही है। लेकिन यहाँ दो चीज़ें हैं। मजबूरी में आदमी क्या करे, कानून हाथ में ना ले तो क्या करे, और अगर कानून हाथ में ना ले तो फिर उसका जो मतलब पूरा कैरेक्टर उछाल के रख दिया जाएगा, उसको पूरी तरह से कहें तो उसी को अपराधी बना दिया जाएगा। ऐसे में आदमी मजबूर हो जाता है। तो एक ऐसी ही कहानी है एक महिला की, जिसने जर्मनी के अंदर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करा जो अभी तक मतलब पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा मामला सामने नहीं आया। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जब इंसान मजबूर हो जाता है तो सब कुछ जायज़ मानता है और हर आदमी हर काम करने के लिए तैयार रहता है। इस महिला ने भी ऐसा किया। तो कहानी पे नज़र डालते हैं विस्तार से। और हाँ, अगर आप इस वीडियो पर आए गए हैं तो अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत समय में से आप 10-15 मिनट इसको दे करके जाइए, बहुत कुछ सिखा के जाएगी, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं आप। वेस्ट जर्मनी से ये कहानी शुरू होती है। वहाँ एक परिवार रहा करता था जिसकी एक बेटी थी, और बेटी का जो जीवन था वो बड़ा डिस्टर्ब था अपने माँ बाप की वजह से, क्योंकि उसके माँ बाप में अक्सर लड़ाई झगड़ा, घर के कलेश नियारे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि वो बड़ा डिस्टर्ब रहती थी अपने माँ बाप से। कुछ समय बाद इस लड़की के माँ बाप का तलाक हो जाता है, पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं, उधर माँ भी दूसरी शादी कर लेती है, अभी अकेली हो जाती है। अकेली होने के बाद में कोई काम इतना कोई मजबूत था नहीं, बैकग्राउंड इतना मजबूत था नहीं, छोटा मोटा कोई काम करती। उम्र इसकी 16 वर्ष, और इस लड़की का नाम है मैरियन मैरियन बैकनियर, है ना। इसको हम पढ़ेंगे मैरियन बस यहाँ पे, है ना, लंबा हो जाए। ये 16 साल की उम्र में बिल्कुल अकेली हो जाती है, ना इसका कोई सपोर्ट करने वाला होता और ना ही कहें तो मतलब बिल्कुल अकेली। दुनिया में इसके नाम का ना कोई रिश्तेदार, ना माँ बाप। माँ बाप पहले ही छोड़ चुके हैं, अलग अलग शादी कर ली। अभी छोटा मोटा काम करके अपने आप का गुजारा खुद का चला रही थी। अब कहीं इसकी मुलाकात किसी लड़के से हो जाती है, वो इसका बॉयफ्रेंड बनता है। बॉयफ्रेंड बनता है तो ये कुछ समय बाद 1966 में पहली बार प्रेग्नेंट हो जाती है। शादी इसने की नहीं, 1966 में पहली बार प्रेग्नेंट हुई और एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को जन्म दिया तो क्योंकि पिताजी तो है नहीं कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर कि किसका नाम दें इसको, बाप कौन है इसका। तो जर्मनी की सरकार में अक्सर ये है, अभी है या नहीं है ये तो कहीं नहीं पता, लेकिन हाँ 55-60 साल पहले अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे कानून था प्रॉपर कि अगर इस तरह का कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको अडॉप्शन सेंटर में डाल दिया जाएगा, अनाथ आश्रम में। तो पैदा होते ही ये मैरियन उस बच्चे को अडॉप्शन सेंटर में डाल देती है। फिर दोबारा से बात आई गई हो जाती है। उसके सही 2 साल बाद 1968 में ये फिर दोबारा एक बार प्रेग्नेंट होती है। उसके बाद फिर एक बेटे को जन्म देती है और फिर वही सिलसिला, उसको भी अडॉप्शन सेंटर में डाल दिया जाता है। अच्छा, जब इसने दूसरे बेटे को जन्म दिया तो उससे के 4-5 महीने पहले इसके साथ एक रेप भी हुआ था, क्योंकि वो बच्चा था इसके बॉयफ्रेंड का, लेकिन जब रेप किया था वो किसी और ने किया था। उसकी भी इसने कंप्लेंट की, लेकिन ज़्यादातर कोई सुनवाई हुई नहीं। तो फिर दोबारा से एक बच्चा होता है, लड़का होता है, और लड़के को फिर दोबारा से अडॉप्शन सेंटर में डाल देते हैं। फिर दोबारा बात आई गई हो जाती है। उसके बाद सिलसिला जैसे आगे बढ़ता रहता है, उसके बाद सही 2 साल बाद ये तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है मैरियन नाम की लड़की। और उसमें अगली बार जब बच्चा पैदा हुआ तो वो लड़का नहीं लड़की थी।
अब इसका थोड़ा सा दिमाग काम करता है और ये कहती है कि मैं इस लड़की को अडॉप्शन सेंटर में नहीं डालूंगी, इसको मैं खुद पालूंगी। तो उसको उससे प्यार हो जाता है एक तरह से। इस बेटी का नाम, अपनी बेटी का नाम उसने ऐना रखा, ऐना। तो ऐना को बहुत प्यार करती थी, अच्छे से सब कुछ कर रही थी, छोटा मोटा काम था तो हर उसकी खुशी को पूरा करने की कोशिश करती, हर डिमांड को पूरा करने की कोशिश करती। धीरे धीरे बड़ी हो रही थी बच्ची, स्कूल जाना शुरू कर दिया था, 7-8 वर्ष की आयु अब उसकी हो चुकी थी। एक समय क्या होता है कि ये जो लड़की है ऐना, इसकी माँ से इसकी जो है किसी बात को लेकर के तनातनी हो जाती है, मैरियन से और ऐना की। तो ये गुस्सा होकर के घर से बाहर निकल जाती है और माँ को लगा शायद थोड़ी बहुत देर में खेल वगैरह के खेलने कहीं गई होगी, पड़ोस में होगी, आ जाएगी। लेकिन शाम हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है, उसका कहीं अता पता नहीं। अब माँ को थोड़ी सी फिक्र हुई कि बेटी मिल नहीं रही, कहाँ है। तो उसकी माँ जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट करती है कि मेरी बेटी नहीं मिल रही साहब, और पूरा दिन हो गया है, रात होने को आई है, बेटी घर नहीं लौटी है। पुलिस भी फौरन हरकत में आती है और छानबीन करना शुरू करती है। 5 मई 1980 को ये बेटी गायब हो गई थी इसकी। 5 मई 1980 को गायब हुई, आसपास ढूंढा गया, कहीं मिली नहीं। उसके बाद में इनके पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था थ्रोसबैगी। उसके पड़ोस में बिल्कुल रहने वाला एक व्यक्ति जिसने काफ़ी टाइम पहले नसबंदी करा ली थी अपनी, और ये इसकी प्रवृत्ति थी, थोड़ा क्रिमिनल टाइप था ये, है ना, जैसे छोटे मोटे अपराध करने या कुछ भी, मतलब सामाजिक तौर तरीके से ठीक नहीं था, कई बार जेल भी काटी, थोड़ा सा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। छोटे मोटे जानवर भी पालता, जैसे कुत्ते, बिल्ली और इस तरह के जानवर पालता था वो अपने घर में। तो अक्सर बच्चे आसपास के जहाँ इस तरह की चीज़ें देखते हैं वहाँ खेलने चले जाते हैं, तो ऐना भी इसके घर में कई बार चली जाती थी खेलने के लिए और उसको अंकल बुलाती थी वो। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो घर से नाराज़ होकर के उस अंकल के पास चली गई और उस अंकल ने उसके साथ में फिर दरिंदगी की। इस पे थोड़ी सी आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये थ्रोसर नाम का जो इंसान है, इसकी उम्र है 35 साल, और इसने, जैसे मैंने बताया कि इसने एक बार पहले नसबंदी कराई, उसके बाद फिर दोबारा से इसके दिमाग में आया कि नहीं, इस नसबंदी को ना फिर दोबारा से सर्जरी करा कर ठीक करना है, मुझे पहले जैसा बनना है। तो ये जो है पहले जैसा बनने की कोशिश करता है, इसलिए करता है क्योंकि इसकी एक गर्लफ्रेंड थी और वो उसकी गर्लफ्रेंड इसको बार बार ताना मारती थी नामर्द कह करके। तो इसके दिमाग में वो चीज़ें घर कर गई और इसको लगा कि अगर ऐसे ही रहा तो मुझे ताने बहुत मारेगी ये, और इसको बहुत गलत लगता था, ऐसा लगता था कि मैं इसकी हत्या कर दूं जब भी वो कहती थी कि तू नामर्द है। तो इसने सोचा कि नहीं, मुझे सेम उसी सिचुएशन में जाना है जो मैं पहले करवा चुका हूँ नसबंदी, वो मुझे ठीक करानी है। तो इसने फिर दोबारा से सर्जरी कराई और वो अपने आप को इसने ठीक कर लिया। अब इसको थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि अब वो मुझे नामर्द नहीं कहेगी, लेकिन हाँ, गुस्सा बहुत था इस बात का। जैसे ही एक दिन इसको मौका मिलता है तो ये उस बच्ची को, ऐना को, बहला फुसलाकर अपने घर ले आता है और उसके साथ में दरिंदगी करता है। फिर उसको दरिंदगी नहीं करता बल्कि उसकी हत्या करने के बाद छोटे छोटे बॉक्स में, उसके घर में छोटे छोटे बॉक्स होते थे प्लास्टिक के गत्ते के, उसमें हाथ पैर मोड़ के ऐसा पूरा पैक कर देता है उसको, ऊपर से टेप मार देता है। शाम के समय होते ही रात को अपनी गाड़ी में रखता है उस गत्ते को और निकल जाता है कहीं दूर लंबा, और नहर में उसको फेंक करके वापस आ जाता है। अब उसे जो टीस थी उसके दिल में, जो उसकी गर्लफ्रेंड कहती थी कि तू नामर्द है, ये सीधा उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम मुझे नामर्द कहती हो, आज मैं अपनी मर्दानगी साबित करके दिखाऊंगा, जो मैंने कर भी दी है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो, कि एक लड़की को ऐसे ऐसे मैंने किया है और उसकी हत्या करके मैंने वहाँ फेंक दी है। लड़की की रूह कांप जाती है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी कि क्या कह रहा है, कहीं पागल तो नहीं हो गया। और 2-3 दिन हो गए इस चीज़ को, लेकिन उस लड़की के दिमाग में वो चीज़ें घर कर रही हैं कि शायद इसने कुछ कर ही ना दिया हो, या सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो अगले दिन उसको पता चलता है कि वास्तव में एक लड़की अगवा है इसी एरिया की, तो शायद ये ठीक बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। अब वो लड़की धीरे से पुलिस को कांटेक्ट करती है और कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने इस तरह से एक लड़की का रेप करके उसका कत्ल कर दिया है और बॉडी वहाँ पे पड़ी है जहाँ जहाँ उसने बताया था। पुलिस भी फ़ौरन हरकत में आती है और सीधे गिरफ्तार करती है इसको, ये थ्रोसबैगी जो है, इसको गिरफ्तार करती है। तो पहले तो वही जो अपराधी अक्सर करते हैं, कानून को हिलाने का डुलाने का काम करते हैं, अपनी बातों को छिपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिसिया पूछताछ एक अलग होती है। जब पुलिसिया अंदाज में की जाती है, सर्विस की जाती है अच्छे से, तो फिर वो टूट जाता है और टूटने के बाद अपना गुनाह कबूल कर लेता है।
वो कहता है कि हाँ ये मैंने किया है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे ताना मारती थी कि तू ना मर्द है, तो इस चीज़ की टीस थी मेरे अंदर, दुख था, तो इसलिए मैंने अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए ये सब किया है। खैर जुर्म कबूल कर लिया और इसको फिर जो है भयानक धाराओं में इसको जेल भेज दिया गया। अब जेल में जाने के बाद फिर दोबारा से जब ट्रायल शुरू होता है, क्योंकि अदालत में केस जाना था, और ट्रायल शुरू होता है 1981 में, पहली हेयरिंग शुरू होती है, उसमें इसको पेश किया जाता है। और उधर से उस लड़की की माँ यानी कि मेरियन नाम की जो लड़की थी जिसकी ये बेटी थी, है ना, उसको भी वहाँ पे बुलाया जाता है। आमने सामने से बहस हो रही है, दोनों के वकील जिरा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, लेकिन कोई आउटपुट अच्छे से निकलता नहीं है। वहाँ पे भी इस लड़की को, इसके कैरेक्टर पे लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी कि इसकी बेटी जो है वो भी इस तरह से पैदा हुई है कि उसका ना तो कोई बाप है, और इसने पहले भी तीन बच्चों को जन्म दिया है, तो इसका खुद का ही पता नहीं कि इसका बाप कौन है, इनके बच्चों का बाप कौन है, तो ये गलत एलिगेशन है, इस मैंने कुछ नहीं किया। तो उसके वकील ने ऐना की माँ को ही फंसाने का प्रयास किया। उसको थोड़ा गुस्सा आया कि ये हो क्या रहा है, कानून से विश्वास उठते जा रहा है धीरे धीरे। कोर्ट का समय समाप्त हो जाता है, अगली हियरिंग दी जाती है, और अगली सुनवाई में फिर दोबारा से वही उसके कैरेक्टर को जो है एनालिसिस किया जा रहा है, उसका कैरेक्टर उछाला जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये दोनों माँ बेटी ठीक नहीं थी, इनका कैरेक्टर खराब था ऑलरेडी। फिर दोबारा से अदालत का टाइम खत्म और वापस आ जाते हैं। अब तीसरी सुनवाई का टाइम दिया जाता है। जैसे ही तीसरी सुनवाई का टाइम नज़दीक आता है तो मैरियन सोचती है, अपने मन में एक प्लान बनाती है कि अदालत से शायद कुछ होगा नहीं, सिस्टम से कुछ होगा नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो है मैरियन नाम की लड़की अपनी बेटी का बदला लेने के लिए एक ताना बाना बुनती है, और ये अपने आप से एक वादा करती है कि मुझे इंसाफ करना है। तो ये एक गन खरीदती है, एक बंदूक 1934 मॉडल की, जिसकी मैगजीन 7 गोलियों की होती है, उसको ये खरीद लेती है। और खरीदने के बाद अगली हेयरिंग का इंतजार कर रही थी, जिस दिन उसको समय दिया गया था कोर्ट में उपस्थित होने का, क्योंकि उस दिन थ्रोसबैगी भी वहीं पे आने वाला था, आमना सामना होना था। बंदूक लेकर के, क्योंकि पहले 50-60 साल पहले इतना ज़्यादा अदालत में, कोर्ट में अगर जा रहे हैं तो इतनी ज़्यादा तलाशी वलाशी नहीं होती थी, ना कोई इतना ज़्यादा मतलब ये था जैसे आज है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा, ना अन्य कोई इतनी चाक चौबंद सिक्योरिटी, कुछ नहीं इतना खास होता था। तो ये आसानी से कोर्ट में बंदूक को लेकर के एंटर हो गई और वेट कर रही थी थ्रोसबैगी के आने का, कि जैसे ही वो आएगा मुझे अपने काम को अंजाम देना है जो उसने सोच रखा था। आवाज़ लगती है, कटघरे की तरफ बुलाया जाता है थ्रोसबैगी को, और जैसे ही वो कटघरे की तरफ चलता है, मैरियन नाम की इस लड़की ने खड़े होकर के एक के बाद एक लगातार 7 फायर किए उसके ऊपर। 6 गोली थ्रोसबैगी को लगी, 1 गोली मिस हो गई, और लोगों में हलचल हो गई। वहाँ पे फिर भागम भाग होने लगा पूरे कोर्ट में, उथल पुथल हो गई एक तरह से। जज भी समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या, तो एक दूसरे के लोग अपनी जान बचाने के पीछे, क्योंकि गोलियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि 7 गोली का ही पिस्टल है। फिर भी पिस्टल उसके हाथ में था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि शायद अभी भी गोली है, किसी के ऊपर चला सकती है, तो लोग डर भी रहे थे। लोगों ने इसकी तरफ आने का सोचा, पकड़ने का सोचा। इसने उनको चेतावनी दी कि मुझे पकड़ने की कोशिश ना करें, पहले ये बताइए कि थ्रोसबैगी मर चुका है या नहीं। तो इशारों में बताया गया कि मर चुका है, डेड हो गया। जब उसे थोड़ा तसल्ली हुई, उसके बाद इसने अपना पिस्टल रखा नीचे ज़मीन पे और ख़ुद को सरेंडर करा दिया। जज के सामने इसने एक बात कही कि मैंने ये जो भी किया है, मैंने अपनी बेटी के लिए किया है, मुझे तुम लोगों पे विश्वास या भरोसा था ही नहीं। इतने दिन से केस यहाँ पे चल रहा है, आप लोग हमारा कैरेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं, हमारे कैरेक्टर को उछालने का काम कर रहे हैं, हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा कहें तो मिडिल क्लास से भी नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। इसका मतलब ये कि हमारी बात का कोई असर हुआ नहीं आप पे। तो ये जो काम किया है मैंने अपनी मर्जी से अपनी बेटी के लिए किया है, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, मुझे जो सज़ा देनी है आप दे सकते हैं। मैरियन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। एक पेपर लिखती है ये अपनी बेटी के नाम, जो इसने बयान दिए, उसी में एक लाइन और नीचे लिखती है, उसमें कहती है कि बेटा तुम्हारे लिए मैंने किया है, मुझे कुछ भी सज़ा हो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब अच्छा सा एक वकील ये अपने लिए हायर करती है और केस अदालत में चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके केस में इतनी उधेड़-बुन थी, इतना इंटरेस्ट था, लोग इतना अच्छा इंटरेस्ट ले रहे थे कि हर पत्रकार इसके आगे पीछे रहता था स्टोरी कवर करने के लिए। तो ये जो है अंदर से जेल में बैठ करके ही एक अच्छे से पत्रकार की मदद से अपनी पूरी ज़िंदगी पर एक किताब लिखती है
और गुपचुप तरीके से वो किताब को पूरा करके छप भी जाती है। और छपने के बाद वो इतनी क्रेज में रही वो बुक इसकी कि जेल के अंदर रहते रहते ही इसने $1.5 लाख कमा लिए थे। और $1.5 लाख कमाने के बाद में एक बहुत अच्छा सा वकील हायर किया और उसके बाद में अपना केस कोर्ट में अदालत में दिया। और बहुत सारी दलीलें ऐसी दी गई कि पहले तो इसको सजाए मौत की सज़ा दी गई थी कि ये ज़िंदगी भर जेल में रहेगी उम्र कैद के तौर पर। उसके बाद इसके वकील ने इसका बहुत बचाव किया और कहा कि जो भी इसने किया अपनी बेटी के बदले लेने के लिए किया, क्योंकि किसी दरिंदे को मारना कोई ज़्यादा बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ये है कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी अलग अलग दलीलें दी गई, तो उम्र कैद की सज़ा को बदल के इसकी सज़ा को 6 साल में तब्दील कर दिया गया। और 1981 में ये जेल गई और लगभग 87 में बाहर आ गई। तो ये आज की कहानी थी। उस टाइम ये कहानी बड़ा तूल में रही, बड़ा इंटरेस्ट में रही लोगों के, और हर तरफ हलचल मचा दिया पूरी तरह से, पूरे कहें तो वर्ल्ड में एक अपने आप को फेमस कर दिया कि अगर इंसान मजबूरी में है तो वो कुछ भी कर सकता है। और अगर मजबूरी में किया गया कार्य एक तरफ से इसके दो पहलू हैं, ये सही की राह भी दिखाता है, गलत भी दिखाता है। क्योंकि जब हमारा कोई सपोर्ट नहीं हो पाती, जुडिशियल सिस्टम हमारे लिए काम नहीं करता, अपराधियों को सज़ा देने का काम नहीं करता, और जो छोटे तबके के लोग होते हैं उन्हें दबाने का प्रयास करता है, तो आदमी के अंदर कहीं ना कहीं से ये चीज़ें जन्म ले लेती हैं। और फिर वो कहते हैं ना कि पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो इंसान झटपट आता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। यही कुछ मैरियन ने किया। तो बहुत सारी दलीलें थी, 6 साल में तब्दील हो गई और अपनी बेटी का बदला लिया और एक दरिंदे को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगा है तो इस कहानी को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी बहुत सारे लोगों को कुछ सीखने को मिले। और इस जैसे व्यक्ति से, जो उसमें थ्रोस बैगर है, इन जैसे व्यक्तियों से अपने बच्चों को बचा के रखें, खुद भी बच के रहें। क्योंकि समाज में इस तरह के लोग रहते हैं कि उनके चेहरे से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चेहरे से शराफत, उनकी शराफत टपकती है, लेकिन अंदर से अगर देखें तो उनके जो कृत्य हैं, जो कारनामे हैं, वो किसी शैतान से कम नहीं होते। तो ये कहानी हमें अवेयर करती है, हमें समझाने का प्रयास करती है। तो अगर अच्छा लगे तो आप जो है इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये आज की कहानी थी। थैंक यू सो वेरी मच सुनने के लिए, देखने के लिए। और एक बार पुराने अंदाज में खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो जिंदाबाद रहो। थैंक यू सो वेरी मच। जल्दी मिलते हैं किसी और नए दिन, किसी और नए टॉपिक पर। तब तक अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो वेरी मच।